दिन ट्रैफिक पुलिस ऑटो चला रहे मदन को रोक लेते हैं और कहते हैं कि आपने ट्रैफिक का उल्लंघन किया है और आपको यानी चालान भरना पड़ेगा। लेकिन मदन है कहता है मैंने क्या ऐसा उल्लंघन किया है आप बताएं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं अगर आप नहीं भरोगे, ज़्यादा बातें करोगे तो आपको थाने ले जाएंगे। गाड़ी सहित थाने में ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद मदन सोचता है कि अगर ये थाने में ले जाएंगे तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि यहीं पर मेरी पत्नी का यानी ड्यूटी चल रही है इसी थाने में, और मेरी पत्नी मुझे चालान नहीं भरने देगी और जांच करेगी अच्छे से, और मुझे वहाँ से यानी मैं वहाँ से बरी होकर अच्छे से निकल जाऊंगा। ऐसा होता है कि जैसे मदन वहाँ पहुँचता है और एक टेबल पड़ा होता है, उस टेबल पर बैठ जाता है। लेकिन उससे थोड़ी ही दूर पर एक महिला फ़ोन पे बात कर रही थी कि आप मेरे नामों का गलत फ़ायदा मत उठाओ, मैं बहुत मेहनत से इंस्पेक्टर बनी हूँ। और जब बाहर गेट खोलकर निकल कर आती है, देखती है उसका पति बैठा था, तो वो कहती है ये यहाँ क्यों, ये ऑटो यहाँ क्यों आया है। तो जो वहाँ के पकड़ के ट्रैफिक पुलिस वाले लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने ट्रैफिक का उल्लंघन किया, इसलिए इनको चालान भरने के लिए बोला गया और इन्होंने चालान नहीं भरा, इन्हें इसलिए यहाँ पर लाया गया है। ना ही ये चालान भर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे थाने ले चलो। महिला कहती है कि अगर ये चालान नहीं भर रहे हैं तो इनकी गाड़ी बंद कर दी जाए और इन्हें यहाँ से बाहर कर दिया जाए। ये बात जब मदन सुनता है तो फिर बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से यानी सिर नीचे करता है, अपने घर चला जाता है। घर पे उसके एक छोटा सा बच्चा जो 6 साल का था और उसकी माँ। वहाँ जाने के बाद अपने माँ से कहता है कि माँ, आज कविता ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि मेरी जो गाड़ी थी वो पुलिस वालों ने थाने ले गई और वहाँ पर जाकर मैंने कोई ट्रैफिक का उल्लंघन भी नहीं किया, मैंने कोई कानून का उल्लंघन भी नहीं किया। लेकिन जब मैंने कहा मैंने कुछ उल्लंघन नहीं किया है तो पुलिस वाले मुझे थाने ले गए। वहाँ जाने के बाद जो कविता है उन्होंने कहा इसकी गाड़ी बंद कर दी जाए, अगर चालान नहीं भरता है इसे यहाँ से धक्के मार कर बाहर कर दो। ये बात जब माँ सुनती है तो बहुत दुखी होती है और कहती है बेटा, जब हमारे पास इतनी मजबूरी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, तब कविता जब शादी करके आई थी तब उसने क्या कहा था, मुझे आपको पढ़ाना होगा, जैसे भी करके कुछ भी करो मुझे पढ़ाना पड़ेगा और उसका खर्चा सारा आप उठाओगे। कविता को सरकारी क्वार्टर मिल चुका था, वो सरकारी क्वार्टर में रह रही थी और यहाँ पर जो उसका पति और उसका बच्चा और उसकी सास रह रही थी। जो मदन है उनकी फादर नहीं थे, माँ थी और सिंगल मदर थी, जो जिसने मदन का परवरिश किया, अच्छे से पढ़ाया और मदन ने भी ऑटो चलाकर अपनी पत्नी को पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। लेकिन दूसरे दिन जो मदन है वो ऑटो छुड़ाने नहीं जाता है, अपने घर में ही रहता है। वहाँ से कविता जब देखती है, इंतज़ार करती है कि मदन ऑटो छुड़ाने नहीं आया, तो वहाँ से गुस्से से झुलझुलाती हुई घर आती है। देखती है कि उसका बच्चा उधर धूल मिट्टी में खेल रहा है और मदन अपनी माँ के सिर के मालिश कर रहा है तेल से। चिल्लाकर बोलती है कि आप लोगों को बच्चा देखने का तरीका नहीं है, आपको बच्चा अगर कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होता। और अपने पति से, मदन से कहती है कि आप ऑटो छुड़वाने क्यों नहीं आए, मैं सारे कागज़ इंतजाम कर रखी थी। तो उसने कहा कि जब मैं कल वहाँ था तो आपने क्या कहा, आपने ऑटो छुड़ाने के बाद आप तो सीनियर पद पे थी, आपको तो जांच करवा लेनी चाहिए कि किसकी गलती थी या गलती नहीं थी, या मैं कौन था। आपको वहाँ से मेरा ऑटो, वहाँ से मेरा चालान भरने का कोई बात ही नहीं था, क्योंकि मैंने कोई ट्रैफिक उल्लंघन किया ही नहीं था। इतना बात सुनते ही जो कविता है वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है और कहती है आप लोग अनपढ़ गंवार हो, आपको कानून का के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इस वजह से आप ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो, और आपको बच्चे को भी देखना नहीं आता, बच्चे की केयर करनी नहीं आती। तो उसका जो पति है मदन, वो कहता है कि मैंने बच्चे की परवरिश आज तक मैं और मेरी माँ ने ही की है, तुम तो अपनी पढ़ाई करी हो और नौकरी कर कर सरकारी क्वार्टर में रह रही हो, पढ़ाई बच्चे का आज तक जो परवरिश था वो सारा माँ ने ही किया है, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है।
जब ये बात सुनती है कविता तो बहुत झुलझुला उठती है और अपने बच्चे को लेकर कमरे में जाती है, बच्चे का कपड़ा निकालती है और बैग पैक करती है, बच्चे को लेकर जाने लगती है। उसकी माँ और बेटा दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं और उसके बाद कविता बच्चे को लेकर चली जाती है, सरकारी क्वार्टर में रहने लगती है। माँ एक दिन जाती है, संदूक खोलती है और वहाँ देखती है कि उसके कुछ पुराने कागजात रखे हैं और वह पुराने कागजात जो किसी ज़मीन के थे, वो लगभग करोड़ों की कीमत थी उसकी। और माँ कहती है कि बेटा इससे कुछ निकाल दिया जाए, इससे कुछ पैसे आएंगे जिससे कोई आगे का कारोबार यानी कर सकते हैं, जिससे हमारी यानी अच्छा काम धंधा चल जाएगा। ऐसे ये सब करते हैं। उसके बाद में जो मदन है वो भी अपने काम धंधे में लग जाता है, पैसों को इकट्ठा करने में लग जाता है। एक दिन जो माँ है वो बाज़ार जाती है सब्ज़ी लेने के लिए, लेकिन वहीं पर जो कविता की मेड होती है, नौकरानी होती है, बच्चे की केयर टेकर, वो भी सब्ज़ी लेने जाती है। इधर जो मदन है उसकी माँ भी सब्ज़ी लेने जाती है। वहाँ जाने के बाद देखती है और कि बच्चा जैसे देखता है, वहाँ बच्चा भी आया हुआ था बाज़ार में। जैसे बच्चा देखता है, अपनी दादी को दौड़कर जाकर गले लग जाता है और कहता है कि दादी मुझे आपके साथ चलना है, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना है, क्योंकि मम्मी वहाँ मुझे बहुत मारती हैं और मम्मी के साथ जब मैं वहाँ रहता हूँ तो वहाँ एक अंकल आते हैं और वो भी मुझे मारते हैं। जब मैं नहीं सोता हूँ तो वो भी मुझे मारते हैं, मम्मी भी मुझे मारती हैं। ये बात सुनकर जो मदन की माँ होती है वो बहुत दुखी होती है और कहती है और क्या होता है बेटा। तो जो उसकी मदन का बेटा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो कहता है कि अंकल रोज़ शाम को घर आते हैं और बातें करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है मम्मी की, उस दिन अंकल तो पूरे दिन और पूरी रात घर पे ही रहते हैं। जब मैं नहीं सोता हूँ तो मुझे मम्मी भी मारती है और वो अंकल भी मारते हैं। अंकल बहुत गंदे हैं, वो हमारे घर आते हैं और मम्मी भी हमें बहुत मारती है। मैं मम्मी के साथ नहीं रहने जाऊँगी, मैं पापा के साथ आपके साथ रहूँगी। ये बातें ही कर रही थी दादी और पोते ने। तब तक जो केयर टेकर होती है बच्चे की, उनकी नौकरानी होती है, वो वहाँ से दौड़ती हुई आती है, बच्चे को अपने साथ छीनने लगती है। लेकिन बच्चा रोने लगता है कि मैं अपनी दादी के साथ रहूँगा। लेकिन जब वो नहीं मानती है तब उसकी दादी खुद भी चाहती थी कि उसका बच्चा कुछ देर उसके पास रहे। तो वो कहती है ठीक है, तुम अभी सब्जी ले लो, तब तक मैं बच्चे को इसे आपके पास भेज दूँगी किसी तरीके से, क्योंकि मैं इसकी दादी हूँ। और वहाँ से वो सब्जी वब्जी लेती है, तब तक बच्चे से कुछ देर बात करती है और वहाँ से फिर बच्चे को केयर टेकर को देकर, क्योंकि उनको लेकर फिर घर चले जाती है। जो उसकी कविता की सास यानी मदन की माँ, वो भी अपने घर जाती है। अपने बेटे को कोई बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन एक दिन बैठी थी, बैठे बैठे कहती है कि बेटा पोते की बहुत याद आ रही है, इसलिए चलकर मिलते हैं। और वहाँ पर जो हमारा पोता है वो बहुत शायद लगता है कि कल मुझे बाज़ार में मिला था और रो रहा था कि मुझे आपके साथ रहना है। मम्मी मेरी परवरिश ढंग से नहीं कर रही है, मुझे मारती हैं पीटती हैं। एक अंकल आते हैं। जब ये बात सुनता है उनका बेटा यानी मदन, जब सुनता है तो बहुत दुखी होता है और कहता है क्यों ना चलते हैं उसके कमरे पर, उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं, जब भी कुछ कहा जा सकता है। और वहाँ जाने के बाद संडे का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, जैसे बेल बजाते हैं, सोती हुई कविता आँख झिलमिलाती हुई मलती हुई वहाँ से आकर जैसे गेट खोलती है और अपने हस्बैंड और सास को देखकर चौंक जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ कैसे। चिल्लाने लगती है। चिल्लाने के बाद वो कहती है कि मैं अपने पोते से मिलने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, आज छुट्टी का दिन था, मैं अपने पोते से मिलने क्यों नहीं आ सकता। और वो अंदर जाने लगते हैं। अंदर जैसे जाते हैं, वहाँ का हाल देखकर एकदम से शौक रह जाते हैं और एकदम से उन्हें झुंझलाहट गुस्सा सी होती है और चिल्लाने लगता है मदन। वहाँ जाने के बाद देखता है कि एक नौजवान युवक बेड पे सोया हुआ है, उसके बगल में ही बच्चा सो रहा है और कविता भी सोई हुई आधा उठकर गेट खोली थी। ये बात देखकर वो कविता के ऊपर एक थप्पड़ जोर से मारता है। जैसे थप्पड़ मारता है चिल्लाने लगता है। जो सो रहा था वो उठता है और कहता है कि ये कौन है। तो जब कहता है कि ये कौन है, और कविता कहती है कि यही तो मेरा गंवार पति, अनपढ़ गंवार पति है, जिसे बात करने की भी तमीज़ नहीं है।
लेकिन अगर तुमने देख ही लिया है तो ठीक है, जान लो मैं अब यहीं रहना चाहूँगी, इसी के साथ रहना चाहूँगी। मैं वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहूँगी। आपने देख ही लिया है तो आप समझ लो कि अब मुझे डिवोर्स दे दो और मैं अलग रहूँगी। ये चीज़ देखकर मदन होता है, कहता है कि मैंने आपको ऑटो चलाकर इतना मुश्किल से पढ़ा लिखा कर इंस्पेक्टर बनाया और आपने हमारी इस मेहनत को किस तरीके से, किस नज़रिए से आपने देखा, जिससे कि हमने ही पढ़ाया लिखाया और हमारी मेहनत को आज ने आपने गंवार बता दिया। हमें आपके साथ नहीं रहना है, हम अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं। जैसे बच्चे को लेकर जाने लगता है तो कविता कहती है कि मेरे बच्चे को मेरे पास छोड़ो, आप अनपढ़ गंवार, आपके पास कुछ है भी नहीं, आप किस तरीके से बच्चे की परवरिश करोगे। और कहती है जाते जाते मैंने डिवोर्स का कागज़ भी बनवा रखा है, उस पर आप साइन भी कर दीजिए। मदन उस पर साइन भी कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद कहता है कि माँ अब कैसे किया जाए, अब मैं भी कुछ करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बिखर गई है, मुझे भी अब कुछ करना चाहिए। इस तरीके से ज़िंदगी जीने से अच्छा कुछ करके दिखाना होगा। और कहता है कि माँ, फिर वो अपनी जो उसकी ज़मीन होती है उस ज़मीन को बेचता है। बेचने के बाद उसकी जो माँ थी वो अचार और पापड़ का काम शुरू कर देती है, धीरे धीरे करना, लोगों के घर में जैसे पहुंचाना चालू कर देती। जो उसकी माँ थी वो बहुत अच्छे अचार बनाती थी, बहुत अच्छे पापड़ बनाती थी। इस वजह से उसका धीरे धीरे काम भी चल गया था, घर का खर्चा भी चलने लगा था। और जो उनका बेटा था वो धीरे धीरे अपना एडमिशन ले लेता है, उसे काम करने की यानी ज़रूरत नहीं पड़ी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगा। 5 साल बाद वो IPS बन जाता है, इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी उसी ज़िले में ये IPS रैंक पर पोस्टिंग हो जाती है इसकी, और वहाँ पहुँचता है। और जैसे IPS के रैंक पर पहुँचता है तो इसकी एक स्वागत समारोह का इंतज़ाम होता है। वहाँ पर कविता भी इनवाइट की जाती है, कविता भी जाती है, लेकिन जैसे वो उनको देखती है चौंक जाती है और खड़े खड़े उसे पसीने से आने लगते हैं और वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। ये नज़रिया उससे देखा ही नहीं गया कि कहाँ से क्या होगा। एकदम से देखकर वो शौक में पड़ जाती है, सदमे में आ जाती है और वहीं से उसे चक्कर आ जाते हैं, गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उसे उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, वहां उसे होश आता है। और उसकी अब टेंशन से ऐसे हालत हो गई थी, क्योंकि जिसके साथ से उसके साथ हुआ और उस जब से मदन से इसकी डिवोर्स हुआ तभी से जो उसके साथ सीनियर्स के साथ जो ये रह रही थी वो भी इसको ताने देने लगा। उसकी वीडियो बना ली कि अगर तू कुछ करेगी तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे इसकी बहुत ज़्यादा यानी तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से अब कविता भी बहुत चुपचाप शांत से रहने लगी, लेकिन अब वो धीरे धीरे टेंशन से बीमार होती चली गई। एक दिन ऐसा होता है कि जब IPS रैंक पर मदन आ जाता है, उसके बाद से कविता और टेंशन में चली जाती है। वो वीडियो जो उसकी बनी हुई थी वो एक दिन उसका जो सीनियर था वो वायरल कर देता है और इसकी नौकरी चली जाती है। नौकरी भी चली जाती है। एक दिन अपने बच्चे को लेकर वही मार्केट में गई थी, तभी देखती है कि उसकी सास वहाँ पे कुछ सामान ले रही थी। और जब सामान ले रही थी तो वो कहती है माँ मुझे पहचाना नहीं। कहती है कौन बेटी? कह रही है कि क्योंकि माँ उसकी चश्मा नहीं लगा रखी थी और बूढ़ी थी, सास थी, तो उसको बिना चश्मे की दिखाई नहीं दे रहा था। कहती है कि बेटी मैं आपको पहचानी नहीं। कहती है माँ मैं कविता हूँ। कहती है कि तुम कविता हो, मैं आपको जानती नहीं, आप कौन कविता हो? कहती माँ मैं आपकी बहू, और ये आपका पोता है। पोते को तो अपने गले लगा लेती है, लेकिन उससे कहती है कि जब तू मेरे बेटे की नहीं हूँ तो मेरा तेरे से क्या रिश्ता है, तू जा, मैं तुझे जानती नहीं। एक दूसरे दिन फिर वहाँ से वो सास जो उसकी होती है मदन की माँ, वो वहाँ से चली जाती है घर। दूसरे दिन घर का बेल बजता है। जैसे मदन दरवाज़ा खोलता है जैसे देखता है कि कविता वहाँ पर एक पागलों की तरह बच्चे को लेकर खड़ी है और कह रही है कि ये आपका पागलों की तरह खड़ी है और कहती है कि मदन मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना लो, ये तुम्हारा ही बच्चा है और मेरी अब नौकरी भी चली गई है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मेरा सहारा नहीं दिया, मैं अब अपने बच्चे को रख लूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वहाँ से कविता को भगा देता है। कविता अपने भाई के पास फ़ोन करती है, भाई भी सहारा नहीं बनता है और कहता है कि जीजा को छोड़ा था
घर वाले पूरे खिलाफ थे, एक बच्चे के साथ तुमने इतनी बड़ा कदम उठा लिया था। अब मैं तुम्हारी वजह से मम्मी पापा की जान चली गई है और मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास आज के बाद फ़ोन नहीं करना। और कविता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से फिर निकल जाती है। जाने के बाद कुछ दिन बीतता है। एक दिन फिर मदन को कविता पागलों की अवस्था में रोड पर बैठी हुई दिखती है और मदन फिर अपने बच्चे के वास्ते, क्योंकि उसके जो बेटा है उसकी वो माँ है, इस वजह से वहाँ से उसे लेकर जाता है, घर लेकर जाता है। मदन ने फिर अपनी दूसरी शादी कर ली और उसकी बीवी भी थी, लेकिन उसे भी लेकर जाता है और जाने के बाद उसका इलाज करवाता है। एक कमरा उसे, क्योंकि डिवोर्स हो चुका था मदन और कविता की, इस वजह से मदन उसे एक कमरा दिलवा देता है। एक कमरे का 25 गज का प्लॉट लेकर बनवा के दे देता है और अपना कहता है कि अपना गुजारा करो, मेरे से आज के बाद कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं और वहाँ से चला जाता है बच्चे को लेकर। तब से यानी 5 साल हो गया। अब कविता भी एक जॉब कर रही है, क्योंकि वहाँ से निकाल दी गई थी, अब प्राइवेट जॉब कर रही है, अच्छे से रह रही है और बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और परिवार मदन की अच्छे से चल रही है और कविता अब दर दर के ठोकरें खा रही है, किसी तरीके से प्राइवेट जॉब करके अपना पेट पाल रही है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये कहानी सच्ची घटना आपको कैसे लगी और ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।